जय हिंद। तो आज का क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज के ऊपर है। कौन सा चैप्टर? क्लास 10th के जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, हिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज बनते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बनता है, वो सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है, ये काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जो है आपका ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, तो इसको हम आंसर के साथ समझते भी चलेंगे कि क्या क्या पहले लिखना है, क्या बाद में लिखना है, उन सभी का ब्रीफली एक्सप्लेन करते चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरकार इस क्वेश्चन का कीवर्ड, की कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली दिख जाए तो समझ जाइए कि उसका जो ये प्रॉपर आंसर है वो कुछ इस प्रकार से होगा। चलिए, तो हम आंसर भी देखते हैं। सबसे पहले कुछ नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है जिसेपे मैजीनी का नाम आता है। और ये जो जिसेपे मैजीनी है, ये चाहते थे कि इटली का यूनिफिकेशन हो जाए। और इटली के यूनिफिकेशन करने के लिए इन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया। और वो सीक्रेट सोसाइटी कौन से थे बाबू? वो जो सीक्रेट सोसाइटी था उसका नाम था यंग इटली। ठीक है, जो कि इन्होंने फॉर्मेशन किया 1830 के अराउंड में। ठीक है, इसके बाद लेकिन ये असफल हो जाते हैं, पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ये कह सकते हैं कि इटली के यूनिफिकेशन में जिसेपे मैजीनी जो है वो एक चिंगारी की तरह जरूर काम करते हैं। ठीक है, अब आगे है कि इटली के यूनिफिकेशन में जो पूरा का पूरा दारोमदार था, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली की, वो किसके ऊपर आ जाती है? किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड के ऊपर। अब ये किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड कौन है? ये है बाबू सरदानिया पिडमोंट, एक जगह है, उसके राजा थे, किंग थे। और पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि यूनिफिकेशन हो जाना चाहिए इटली का। कैसे हो जाना चाहिए? वॉर के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, और इधर जो रूलिंग एलाइट थी, मतलब कि जो रिच पीपुल थे, ठीक है, वो क्या, उनको मन में यह विचार आ रहा था कि अगर इटली का यूनिफिकेशन हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे बाबू? हमारा पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा पूरे देश के ऊपर, और इसके अलावा हम इकोनॉमिकली डेवलप भी करेंगे, यानी कि पैसा रुपया भी आ जाएगा हमारे पास। यानी कि जो एलाइट लोग थे, रिच लोग थे, उनका यह मानना था, उनका यह सोचना था कि अगर इटली का यूनिफिकेशन हो जाएगा तो हम पॉलिटिकल डोमिनेंस कर सकते हैं सब लोगों पर, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारा होगा, धन दौलत भी हमारे पास आएगी। यानी कि ये अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे। इसके अलावा जो ऑस्ट्रियन, देखिए अब क्या होता है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था काउंट कैवोर। क्या नाम था? काउंट कैवोर। अब काउंट कैवोर बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक पर्सन। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये फ्रांस के साथ अलायंस करते हैं। फ्रांस के साथ क्या करते हैं? अलायंस करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। किसको हराने के लिए? ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने के लिए। जिस कारण से काउंट कैवोर क्या करते हैं? यूनिफिकेशन ऑफ इटली करने के लिए फ्रांस के साथ अलायंस करते हैं, गठबंधन करते हैं, और 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को फ्रांस की मदद से हरा दिया जाता है काउंट कैवोर के द्वारा और फ्रेंच आर्मीज के द्वारा। ठीक है, और यूनिफिकेशन ऑफ इटली में सबसे बड़ा और जो योगदान रहा है वो एक व्यक्ति है जिनका नाम है गैरीबाल्डी। ठीक है, अब गैरीबाल्डी कौन थे? गैरीबाल्डी जो कह सकते हैं आप एक तरीके के डाकुओं के सरदार थे। इस तरीके से भी इनको कह सकते हैं कि डाकुओं के जो सरदार थे वो गैरीबाल्डी थे। ठीक है, और इटली के यूनिफिकेशन करने के लिए इन्होंने मार्च किया। किधर की ओर मार्च किया? किंगडम ऑफ सिसिलीज और साउथ इटली के साइड में इन्होंने मार्च किया। साउथ इटली में किसका शासन था? तो स्पेन के जो बर्बन किंगडम थे उनका शासन था साउथ इटली में। ठीक है, लेकिन यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो किसान थे, उनसे खुश नहीं थे, बर्बन किंगडम से खुश नहीं थे, जिसके कारण से उन्होंने क्या किया? किसको सपोर्ट किया? पीजेंट ने किसको सपोर्ट किया? इस गैरीबाल्डी को सपोर्ट किया। और पीजेंट के सपोर्ट के चलते ही इस साउथ इटली को भी क्या किया जाता है? मिला लिया जाता है। फिर इटली का यूनिफिकेशन इस प्रकार से होता है। और 1861 में इटली के नए राजा बनते हैं जिसका नाम होता है किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, जो कि कहां के राजा थे? पहले सरदानिया पिडमोंट के राजा थे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा प्रोसेस, कैसे कैसे इटली को यूनिफाई किया जाता है।